हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। और मैं अभिनव राज आपके लिए एक नोटिफिकेशन कम कोर्स अनाउंसमेंट वीडियो लेकर आ गया हूं। और ये है ICAR असिस्टेंट एग्ज़ाम 2022 का। तो सबसे पहले मैं आपको स्टडी आईक्यू के वेबसाइट पर ले चलता हूं और ज़रा आपको मैं इस कोर्स को दिखा दूं। जैसा आप देख पा रहे हैं मेरे स्क्रीन पे, ये कोर्स ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और इस पर अभी डिस्काउंट्स भी चल रहे हैं। पूरे कोर्स के बारे में यह जानकारी दी गई है और नीचे में FAQ सेक्शन है। अगर आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या है इस कोर्स के रिगार्डिंग तो यहाँ पर आपको उसका जवाब मिल जाएगा। इन केस आपको यहाँ जवाब नहीं मिल पाता है तो यहाँ पे लेट्स चैट का सेक्शन है, इसको क्लिक करके आप अपनी बात रख सकते हैं, जवाब आपको दे दिया जाएगा। तो ये तो हो गई कोर्स की बात, लेकिन अब हम आ जाते हैं नोटिफिकेशन पर। जो उसमें काम की बातें हैं उस पर मैं आपका ज़रा ध्यान आकर्षित करता हूं। तो ये नोटिफिकेशन जो है ये 7 मई 2022 को आई थी और यहाँ पर देख लीजिए ये नोटिफिकेशन जो है इसके बारे में बता दिया गया है कि पे लेवल जो है 6th है, 7th पे कमीशन मैट्रिक्स के हिसाब से असिस्टेंट का पोस्ट है। और जो यहाँ पर रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात की जा रही है यानी दिल्ली हेडक्वार्टर की बात की जा रही है। यहाँ पर इम्पॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है वो फॉर्म भरे जाने का जो तिथि है वो 7 मई से ही शुरू है और 1 जून तक फॉर्म भरा जाना है। हर बार की तरह मेरी यही राय होती है कि जितना जल्दी आप इस फॉर्म को भर लें उतना सही है और उसके बाद आप एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाइए। और लास्ट डेट जो है ऑनलाइन फ़ी पे करने का वो भी 1 जून ही है। 1 जून को फॉर्म फिल करने का और पैसा जमा करने का आखिरी दिन। फिर उसके बाद करेक्शन विंडो आएगा। अगर किसी भी तरीके की गलती हो गई है फॉर्म को भरने में तो आप करेक्शन कर सकते हैं। वो 5 जून से लेकर 7 जून 2022 के बीच में होगा। और फिर यहाँ पर जो ऑनलाइन एग्जाम्स होने हैं कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वही CBT कहलाता है, जो प्रीलिम्स है, प्री है, प्रथम चरण जो है वो अनुमानतः जून महीने के आखिरी सप्ताह में होना है। और फिर यहाँ पर ये डेट ऑफ मेंस एग्जाम जो है ये अभी नहीं बताया गया है, आगे चल के सूचित किया जाएगा। और फिर जो स्किल टेस्ट होता है वो बाद में डेट बताया जाएगा। यानी 3 चरणों में ये एग्ज़ाम होना है। यहाँ पर वैकेंसीज के बारे में ज़रा जानकारी देख लिया जाए तो हेडक्वार्टर के लिए 71 है और यहाँ पर इंस्टीट्यूट के लिए 391 पोस्ट्स हैं। यहाँ पर ब्रेक किया गया है। अनरिजर्व कैटेगरी में 44, OBC में 16, शेड्यूल कास्ट में 7, शेड्यूल ट्राइब में 1 सीट है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए 3 सीट है और दिव्यांगजन यानी कि पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में 3 सीट है। जो ICAR इंस्टीट्यूट में है यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के टोटल 235 सीट हैं। 79 यानी कि 79 जो पोस्ट है वो है OBC कैटेगरी में, शेड्यूल कास्ट के लिए 41, शेड्यूल ट्राइब के लिए 13 और EWS में 23, दिव्यांगजन कैटेगरी में 5। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि काफ़ी सीट्स हैं, बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। और यहाँ पर जो भी एक्रोनिम्स की ज़रूरत होगी यहाँ दे दी गई है पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी के लिए। अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन में क्या कुछ होना चाहिए, तो आपके पास एक बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए, यानी कि आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, ये आपसे मांगा जा रहा है। और यहाँ पर जब स्कोर की बात की जाएगी तो अगर 39.99% कहीं है तो उसको 40 नहीं माना जाएगा, उसको 40 से कम माना जाएगा। यानी राउंड फिगर के कंसेप्ट को थोड़ा विशेष ध्यान से आपको समझना होगा। जो सर्विंग कैंडिडेट्स हैं यानी ऑलरेडी वो नौकरी में हैं इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च में या फिर किसी अदर गवर्नमेंट सर्विस में, तो उनके लिए कुछ यहाँ पर परमिशंस की बात की गई है, वो देख लेंगे। एग्जाम सेंटर्स जो हैं ये दिल्ली NCR यानी जो नोएडा का क्षेत्र है, अपार्ट फ्रॉम दिल्ली, कोलकाता, गुवाहाटी, पटना, लखनऊ, हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, तो ये सेंटर्स हो गए। और यहाँ पर 2 सेंटर्स जो हैं, सिटीज़ हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी सेंटर अलॉट होगा। एज की बात की गई है तो मिनिमम एज जो है वो 20 वर्ष होना चाहिए 1 जून 2022 को और अधिकतम 30 वर्ष। अगर कोई सर्व कर रहा है ऑलरेडी ICAR में तो वो 45 वर्ष तक का हो सकता है, उसके लिए ये अलाउड है। यहाँ पर कुछ एज रिलैक्सेशंस भी दिए गए हैं, जैसे कि शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कैटेगरी में 5 वर्षों का, OBC कैटेगरी में 3 वर्षों का, OBC NCL में नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी में,
और यहाँ पर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी में 10 वर्ष की बात की गई है। लेकिन यह भी कहा गया है कि कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब एंड ओबीसी एनसीएल कैटेगरी हु आर ऑल्सो कवर्ड अंडर पर्सन्स विथ बेंचमार्क डिसेबिलिटी, यानी दिव्यांग जन कैटेगरी में आते हैं, will be eligible for grant of cumulative age relaxation under both their respective categories। ठीक है, तो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए 45 वर्ष, ओबीसी के लिए 43 वर्ष, समझ गए, ऐड हो जा रहा है यहाँ पे। तो ये सारी बातें हो गई और यहाँ पर बात कर दी गई है कि किस तरीके से आपको डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनवाने होंगे। तो जो आपका डॉक्यूमेंट है वो 1 जून 2021 से लेके या उसके बाद का होना चाहिए था, यानी जब आप फॉर्म भर रहे हैं उससे पहले का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए, इस बात को ध्यान देंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए वही सारी क्राइटेरिया हैं जो कि हर बार जिक्र आता है, ये सारी क्राइटेरिया कि 5 एकड़ एग्रीकल्चरल लैंड हो या उससे अधिक हो तो वो व्यक्ति एलिजिबल नहीं है, या रेसिडेंशियल फ्लैट अगर है तो 1000 स्क्वायर फीट से कम का होना चाहिए, और यही सब म्यूनिसिपल एरिया में 100 स्क्वायर यार्ड्स की बात की गई है। ये सब कुछ आप जानते हैं, इन चीज़ों को हम स्किप करते हुए आगे बढ़ते हैं क्योंकि जो काम की बातें हैं उस पर विशेष चर्चा होना जरूरी है। एप्लीकेशन फ़ी जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी, ओबीसी, एनसीएल और ईडब्ल्यूएस के लिए 700 रुपये है और रजिस्ट्रेशन चार्ज अलग से 500, यानी टोटल 1200। लेकिन महिलाओं के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए, शेड्यूल ट्राइब के लिए और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी के लिए यहाँ एग्जाम फी नहीं लग रहा है, लेकिन रजिस्ट्रेशन फी 500 है, तो ओवरऑल 500 रुपये चार्ज देने होंगे। सारी महिला जो कैंडिडेट्स हैं और जो कैंडिडेट्स जो कि आते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और पर्सन्स विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैटेगरी में, तो उनको एक्सेप्ट किया गया है पेमेंट ऑफ एग्जाम फी से, केवल उनको रजिस्ट्रेशन चार्ज देना है, ये भी आप समझ गए। यहाँ पर सिलेबस वगैरह की जो बात है तो इसके लिए नीचे एनेक्सर्स हैं वो देख लेंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है कि यहाँ पर पहले आपको प्री क्लियर करना है, फिर मेंस और अंत में तीसरा चरण जो है, ठीक है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है प्रीलिम्स और मेंस के लिए अनरिजर्व कैटेगरी में 30%, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25% और एससी एसटी दिव्यांग के लिए 20%, ओके। और फिर ये बात कर दी गई है कि जो एग्रीगेट परफॉर्मेंस होगा पेपर 1 और पेपर 2 का मेंस एग्जाम का, तो उसके आधार पर फिर स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा जो कि कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी टेस्ट है, सीपीटी जिसको बोलते हैं। बेसिक आपको कंप्यूटर चलाने का नॉलेज है कि नहीं, ये जानकारी के लिए अप्लाई करना है आपको iari.res.in इस वेबसाइट पे जाके, और यहाँ पर रजिस्ट्रेशन वगैरह करेंगे। देन आफ्टर आपको जो भी डिटेल्स देने होंगे, आपके पास रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर होना चाहिए, फी वगैरह सबमिट करने की बात कर दी गई है। ये सब कुछ आप कर लेंगे, ऑनलाइन मोड में सारा करना है, ओके। और ये सारा जो है ना जानकारी आपके पास होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो। नाम जो है आपका 10th के हिसाब से होगा, मैट्रिकुलेशन के हिसाब से। फादर्स नेम भी वही लिया जाएगा जो मैट्रिकुलेशन के हिसाब से है। कई बार क्या होता है कि लोगों के टाइटल्स वगैरह में इशूज़ होते हैं, तो इन चीज़ों का ध्यान देंगे। फोटोग्राफ वगैरह अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है और सर्टिफिकेट अपलोड करना है, इस बात का ध्यान देंगे। फोटोग्राफ रिसेंट होना चाहिए, यानी 3 हफ्ते से पहले का नहीं होना चाहिए जब आप फॉर्म भर रहे हो, और 50 से 80 KB तक का अपलोड होगा। 200 × 300 230 पिक्सल की बात की गई है। सिग्नेचर ब्लैक इंक से करना है आपको, सिग्नेचर कभी कैपिटल में नहीं होता है, और 30 KB तक का अपलोड करना है। 140 × 60 पिक्सल में जेपीजी या जेपीईजी फॉर्मेट हो सकता है। सर्टिफिकेट्स की बात की गई है कि जो जिनके लिए लागू होता है उनको अपलोड करना होगा, ये पीडीएफ में नहीं होना है, जेपीजी या जेपीईजी में, ठीक है। तो यही सारी बातें हैं और मैं तेज़ी से ज़रा स्किप कर देता हूं इन चीज़ों को। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि नॉर्मलाइजेशन जो है वो रूल फॉलो किया जाएगा, तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। यहाँ इंस्टीट्यूट वाइज वैकेंसी की बात कर दी गई है, सारे इंस्टीट्यूट्स की बात यहाँ लाइन से की गई है। टोटल देख लीजिए 95 इंस्टीट्यूट्स हैं, इनके बारे में विवरण दे दिया गया है। ये सेंटर्स दिखा दिए गए या शहरों के नाम हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सिलेबस है प्रीलिम्स के लिए जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, क्वांट और इंग्लिश कम्प्रीहेंशन, ये सब कुछ हमारे कोर्स में अच्छे से कवर किया गया है। मेंस में भी क्वांट है और इंग्लिश लैंग्वेज और कम्प्रीहेंशन, ये 2 चीज़ है जो पेपर 1 है। पेपर 2 जो है उसमें ऐसे राइटिंग या जैसे आंसर राइटिंग का पैटर्न है जो एसएससी वगैरह में फॉलो किया जाता है, प्रेसिज राइटिंग, लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, ये सब आना चाहिए। और यहाँ पर फॉर्मेट दिया गया है कि कैसा फॉर्मेट होना चाहिए एससी एसटी सर्टिफिकेट के लिए। यहाँ पर आगे जो फॉर्मेट है वो देख लीजिए। ये किस लिए है तो ओबीसी एनसीएल के लिए है, ये इनकम और एसेट सर्टिफिकेट है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए। तो ये सब कुछ देख लेंगे जिन पर जो लागू हो रहा है, ठीक है।
अगर किसी को स्क्राइब की ज़रूरत है तो उसके लिए इस तरीके से फॉर्मेट तैयार करके ले जाना होगा। ओके, तो मैं उम्मीद करता हूं कि अब इस फॉर्म को भरने में आपको किसी भी तरीके की कोई समस्या नहीं होगी, आप बिल्कुल अच्छे से समझ गए होंगे। तो जल्दी से फॉर्म को भर दीजिए और तैयारी में लग जाइए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स।